So in this way, these topics NGO, SSG and related topics. Anybody 5 मिनट का आप लोगों को टाइम देते हैं. You should discuss the point और कोई इससे related conceptual जो चीजें. Yes sir. सर रूरल एरियाज में जब सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को प्रमोट करने के लिए, तो उनको सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है. ये क्वेश्चन आया हुआ है गवर्नेंस में. अच्छा अच्छा, हाँ, क्वेश्चन पढ़ो तो हम उस हिसाब से इसको डालेंगे. यस सर. क्वेश्चन पढ़ो. सर क्वेश्चन है, द पेनिट्रेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज इन प्रमोटिंग द पार्टिसिपेशन in development program is facing socio-cultural hurdles. Examine. एक बार फिर से क्वेश्चन शुरू में अस्थिर से पढ़ो. Yes sir. The penetration of self-help groups in rural areas is in promoting the participation in development programs is facing socio-cultural hurdles. Yes, socio-cultural hurdles क्या मतलब क्या होगा? जैसे हाँ है, ये बात सही है कि ऐसे जी जैसे देखो इसमें सोशियो कल्चरल हर्डल्स क्या है कि जैसे बिहार में, उड़ीसा में या फिर और भारत के रूरल एरिया में यदि 10 महिला एक सिलाई सेंटर खोलने के लिए आता है या लीडरशिप के रूप में आता है कि हम डेयरी फार्मिंग करेंगे, हम कोई व्यवसाय करेंगे या कोई, देखो कभी भी भारत में, पूरे भारत में ही, कुछ स्टेट को छोड़ दो, एक महिला यदि लीडर के रूप में कहीं गांव में, विलेज में आता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, आप इसमें कोऑपरेट कीजिए, तो सबसे पहला कि इन पैट्रियार्कल सोसाइटी में उस पर क्वेश्चन आता है कि ये, उसके ऊपर आलोचना होती है कई बार कि बहू है या पल्लो ढंग के रहो, घर में रहो, आप ऐसे पुरुष प्रधान समाज में आप ऐसे टीम बना करके निकलना, एक संकुचित एक मेंटलिटी को दिखाता है कि ये सोच जो है हमारे सोसाइटी का ना, खास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक तो होते हैं, ज्यादातर महिलाएं होती हैं. अब वो यदि कहीं एक लीडरशिप को लेकर के कोई डिसीजन, कोई कॉर्पोरेट को लेकर के कोई बिजनेस करना चाह रही है, कोई नया चीज करना, तो ये कल्चर नहीं है. मानते हैं कि महिला है, लेडीज है, घर में रहो, खाना बनाओ, बच्चे को देखो, मतलब उससे बाहर जो आप यदि कुछ करो तो डेफिनेटली है कि क्रिटिसाइज है, आलोचना है, बहुत तरह की चीजें झेलने पड़ते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है सोशियो कल्चरल, जो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में है. पहली बात, एक तो ये डायमेंशन हुआ. Are you getting my points? Hello. Yes sir. Yes. सेकंड डायमेंशन इसमें और है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हमेशा महिलाएं ही नहीं होती हैं, पुरुष भी होते हैं. ठीक है, तो जब कोई मान लो कि कोई एक आदमी नया काम शुरू करता है, कोई मान लो कि तुम ही गांव में चले जाओ और 10 लड़के को इकट्ठा करो और कहो कि भाई मैं इस फील्ड में ऐसे कुछ काम करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ आओ. तो हमारे यहाँ बड़ी अजीब टेंडेंसी है, यदि कुछ आप नया बिगिनिंग कुछ भी करो तो आपको प्रशंसा करने वालों से ज्यादा आपको आलोचना करने वाले मिल जाएंगे. ये भारतीय संस्कृति कहो या लोगों की माइंडसेट कहो, कल्चर तो है नहीं. लोग कोई इनिशिएटिव लो या डिसीजन लो, कुछ करो, नहीं. और ये कहा गया है, किसी विद्वान ने कहा है कि जब तक आप ये सोचोगे कि अच्छा ये करने जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. जो करना है उसको करो. तो एक चीज है कि हमारा जो पेट्रियार्कल जो सोसाइटी की जो कल्चर है, पुरुष की जो प्रधानता है और महिलाएं घर तक रहे, या पुरुष भी यदि इस तरह से कोई नया चीज करना चाह रहा है तो हर्डल्स झेलने पड़ते हैं. कई बार उनको फाइनेंस से रिलेटेड आलोचनाएं झेलने पड़ते हैं. कई बार उनको क्या कहते हैं, वो किनसे रिश्ते नातेदारी से संबंधित झेलने पड़ते हैं. कई बार फिर उनको लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही है और उनका विश्वसनीयता उनकी नहीं होती. तो जो सोसाइटी का जो देखो सेटअप है, हमारे यहाँ यूएसए उतने एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी नहीं है, जिसके कारण जो गरीब लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज करके कुछ करना और फिर सोसाइटी में उनको एक्सेप्टेबिलिटी को बनाना, इट्स कठिन तो है, मानना पड़ेगा. ठीक है. Yes sir. ठीक है. अब आओ, अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट में इन करते हैं. ठीक है, हमारा इंडियन सोसाइटी से जो रिलेटेड जो यूनिट है, ठीक है, उसमें मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ. रिकंसिडर्स, इसमें देखो एक क्वेश्चन जो बनने ज्यादातर पूछे जाए, कहीं क्वेश्चन एनालिटिकल होते हैं, कुछ तो आपको पीटी में कुछ क्वेश्चन जैसे मिल जाएंगे. नाज फाउंडेशन के बारे में पूछा था क्वेश्चन,
कि ट्रांसजेंडर राइट को लेकर के कौन सा एनजीओ काम किया था, बहुत सारे फैक्चुअल भी चीजें हैं। कॉन्सेप्चुअल ये बनता है कि इन इंडिया मोर देन 33 जो lakhs NGO is working in spite of this bulk number of NGO, and most of the NGO are not working in the desired direction. Discuss, analyze or evaluate. Status of NGO in India, evaluate. ऐसे करके क्वेश्चन देते हैं। तो इसमें बैलेंस रखने हैं कि मेजोरिटी आप दिखाना है कि 70-80% एनजीओ नहीं काम कर रहे हैं ठीक से, इफेक्टिव नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फंड को मिसयूज करते हैं, ब्लैक हेराफेरी करते हैं। लेकिन 20% एनजीओ जो हैं आज भी काम कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। तो एक बड़ी बैलेंस ढंग से इवेल्युएशन हमें लिखना पड़ेगा इसमें, इस वाले यूनिट में। खास करके यही है कि एनजीओ का जो फॉरेन ग्रांट्स लेते हैं, मिसयूज करते हैं, तो सबको एक एनालिसिस यू हैव टू डेवलप, और उसमें हमेशा से ये कहना कि नहीं ठीक से नहीं काम कर रहा है, सब गड़बड़ है, ये भी ठीक नहीं होगा। ये कि नहीं सब कुछ अच्छा कर रहा है, नहीं ये भी ठीक नहीं होगा। एक बड़ी बैलेंस ढंग से गवर्नमेंट का फिर कॉर्पोरेट सब चीजों से इंटरकनेक्ट करना है, और फिर एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के तहत आपको आंसर राइटिंग करनी है इनसे रिलेटेड। यस, हेलो, यस सर। ये यूनिट अब हम चेंज किए हैं, ठीक है। से सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, दिस इज द पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस यूनिट है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। पीपीटी दिखाई दे रहा है सर? एक्सपैंड नहीं हुआ है अभी, लिस्ट आ रहा है। अच्छा अच्छा, लिस्ट आ रहा है, देखो पीपीटी पूरा विजिबल है सर। लिस्ट आ रहा है, वो जो पीपीटी का आपका जो लिस्ट है ना वो आ रहा है, अभी एक्सपैंड नहीं हुआ है वो। अच्छा, एक्सपेंड नहीं हुआ, एक मिनट में चेक करता हूँ। अब आ रहा है? यस सर। सोशल जस्टिस, वेलफेयर एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ये है, सोशल जस्टिस। ये यूनिट आप लोग पढ़ोगे, एक 12th क्लास का एनसीईआरटी का बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, पूरी तरह से सुनो। पॉलिटिकल थ्योरी में एक यूनिट है सोशल जस्टिस पे, ठीक है, उसको आप पढ़ोगे जरूर, ठीक है। यस सर। पॉलिटिकल थ्योरी, इट इज ए बुक एनसीईआरटी, वहां पे 11th या 12th का है, वो बुक देखना, उसमें सोशल जस्टिस पे पढ़ना। मैं यहाँ पहले एनसीईआरटी बेस्ड जो सोशल जस्टिस उन सब रिलेटेड हैं उन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, फिर धीरे धीरे इसको और हायर लेवल पे ले जाऊंगा, और फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करके फिर इसमें जो कंसर्न जो यूनिट है विल डिस्कस इट ब्रॉडली। आर यू गेटिंग योर पॉइंट्स? ठीक है। सो फर्स्टली, what do you mean by the concept of justice? क्या है? पहले तो सोशल जस्टिस छोड़ो, what do you mean by justice? justice होता है, the concept of justice here firstly came, वैसे तो बहुत पुराना है, but in modern times it emerged in the French Revolution. French Revolution 1789 में हुआ था, and the France
फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट. फर्स्ट स्टेट जिसमें नोबल आते थे, सेकेंड स्टेट जो क्लेयर्जी का होता था यानी धर्म गुरु सब होते थे, एंड थर्ड स्टेट में होते थे पीजेंट्री जो कॉमन सर्वहारा वर्ग. ये जो नोबल और जो क्लेयर्जी होते थे, दे कॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट hardly 20 to 15% of the total population, you know. So a large level inequality was there, socio-economic discriminations was there, and the people of France was facing so many problems. बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब था. इन ह्यूमन ट्रीटमेंट फ्रांस का शासक था, वह कहता था, लुइस 16 शायद था, उन्होंने बोला आई एम द स्टेट, जो मैं कह रहा हूं वही सब कुछ है, वही लॉ है, वही कानून है. मोनार्कियल सिस्टम था. मोनार्कियल सिस्टम में बहुत ज्यादा तानाशाही था, डिक्टेटरशिप था. सो अगेंस्ट दिस ये जो मॉडर्न टाइम में जो एक पढ़े लिखे, एक रेशनल, एक लॉजिकल जो थॉट आया, सो एज ए पार्ट ऑफ इट द वर्ड जस्टिस केम. वैसे तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट. तो जस्टिस मीन्स हियर social, economic and political justice. The preamble of Indian Constitution read it that justice, social, economic and political. Are you getting my points? Yes, sir. Here, justice in ancient concept, in traditional sense, in religious context, we can say dharma. The concept of dharma. Dharma means धारण करने योग्य. मीन्स एक रैशनल, एक ह्यूमन स्पिरिट है, ह्यूमन स्पिरिट सेंस जिसमें कि ह्यूमन हो, जो ह्यूमन है वही धर्म है. जो धारण करने योग्य क्या है? ह्यूमन. इन ह्यूमन चीज आप धारण नहीं करते हैं. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन से कि हर एक जीवन की, हर एक लाइफ में, हर एक क्षेत्र में, एवरी एस्पेयर्स ऑफ लाइफ जो है, हम जस्टिस की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं. महाभारत का जो हम वार कहें तो एक तरह से धर्म युद्ध कहें, और ये फिर जस्टिस वार कहें कि पांडव को जस्टिस वार कह लें इसको, या रामायण में जो रामायण का जो युद्ध है वो भी एक तरह का जस्टिस है. रावण को के साथ जो हुआ, या जो उन्होंने गलत काम किया, उनकी जो सजा मिली, तो एक जस्टिस हुआ. हमारे यहाँ कहा गया है कि जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड. तो बहुत सारे जस्टिस को लेकर के चीजें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं. ट्रेडिशनल सेंस में आप इसको धर्म से जोड़ेंगे. इन एंशिएंट टाइम प्लेटो इन हिज वेल नोन वर्ड्स द रिपब्लिक, प्लेटो का बुक का नाम है रिपब्लिक, द रिपब्लिक, एंड इन दिस रिपब्लिक ही आर्ग्यूड दैट कि जस्टिस इन्वॉल्व वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपल. हर एक लोगों की जिसमें कल्याण हो, जिसमें एवरी पर्सन जो हैं सबका वेलफेयर हो, उस तरह की जो चीजें हैं वह जस्टिस में आते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन में हो या पॉलिसी मेकिंग में हो, तो एक प्लेटो का अवधारणा है जो इन चीजों के पीछे, जस्टिस के पीछे. फिर उनके जो शिष्य थे एरिस्टोटल, ही ऑल्सो इलेबरेटेड जस्टिस इन कलेक्टिव वेलफेयर, रेशनैलिटी. कांट का जो विचार है, उन्होंने भी इसको रेशनल एंड लॉजिकल एक कॉन्सेप्ट के रूप में डिफाइन किया है और इसको काफी अच्छा बताया है. सुकरात जो प्लेटो के भी गुरु थे, जो थे सोक्रेट्स जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने जस्टिस के लिए ही बहुत कुछ डिबेट छेड़ा सोसाइटी में. और ग्रीक का जो किंग था, इसको कैपिटल पनिशमेंट दिया. क्यों दिया? क्योंकि द ग्रीक किंग थॉट दैट कि सोक्रेट्स जो हैं ये मिसगाइडेड द यूथ दैट पीरियड, और ये राज्य के खिलाफ साजिश रच रहा. सो राजा के माइंड में ये कंफ्यूजन था, इसलिए उसको बोला. वो हमेशा चौक चौराहा पे रहते थे. दे रेज द न्यू इश्यूज, दे डिबेटेड ऑन दैट, काउंटर आर्गूमेंट और लाइक दैट इन पब्लिक प्लेसेस. सो ये राजा को अच्छा नहीं लगता था. सो ही वाज इंटेलेक्चुअल्स. Here in Indian context, his contemporary जो हमारे इसके चाणक्य ने भी जो उनकी जो अर्थशास्त्र में whatever is state philosophy like that,
ऑल दीज आर रिलेटेड टू जस्टिस, एक तरह का जस्टिस है, उन्होंने उस पर फोकस किया अपने, उन्होंने जो जब ये जो क्या कहते हैं, इनके जो राजा थे घनानंद, नंदवंश का राजा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? हेलो? यस सर, यस सर। नंद वंश का जो राजा था, इट वाज घनानंद, उन्होंने, राजा बहुत डिक्टेटर था, बहुत पैसे थे, तो उन्होंने पंडितों को उस जमाने में वो चैरिटी करते थे, डोनेट करते थे, उन्होंने एक बार सारे पंडितों को बुलाया कि भाई ऐसा है कि आप सबको राजा की तरफ से पुरस्कृत किया जाता है, तो बहुत सारे उसमें आचार्य पंडित सब विद्वान थे पुरस्कार पाने के लिए, उसमें एक पंडित ये भी थे, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। तो राजा जो था घनानंद, उन्होंने बुलाया कि आचार्य विष्णुगुप्त आप पधारिए और पुरस्कार ग्रहण कीजिए। इन्होंने तो खड़े हुआ और इन्होंने कहा कि नहीं, मैं पुरस्कार नहीं ग्रहण करूंगा। अब घनानंद बहुत ही करक वाला आदमी था, बोला क्यों भाई? तो इन्होंने कहा कि जिस राजा के राज्य में गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महिलाओं के ऊपर में अत्याचार किया जा रहा हो, वैसे राजा और शासक के हाथ से मैं कोई पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता। अब तो राजा का अपमान हो गया बहुत सारा, ठीक है, अब राजा का अपमान हो गया, राजा बड़ी किसकी हिम्मत है कि हमारे हाथ से आप लोग तरसते हैं हमसे मिलने के लिए और ये गिफ्ट पुरस्कार लेने से मना कर दिए। उसने बेइज्जती किया आचार्य विष्णुगुप्त को, बड़े सभा में अपमान किया। जब वहां से अपमानित होकर के वह वापस आ रहे थे, तभी देखा कि कुछ महिलाओं को, दो जो नंद वंश के जो क्या कहते हैं, वो जो है क्या कहते हैं उनकी सेना, वो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मोलेस्ट कर रहे हैं। तो और एक आदमी ने जाकर के उनको जान बचाया महिलाओं को। तो वो बालक जो था, वो बालक का जब परिचय इनसे करवाया गया, तो वही बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने जो था, इसकी अलग कहानी है उनकी पैदा होने का। तो उसको उन्होंने, पहले शूद्र माने जाते थे, तो उस माने में शूद्र को ब्राह्मण शिक्षा नहीं देते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको शिक्षा दिया, ट्रेन किया, और उसी दिन अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने ठान लिया कि नंद वंश को खत्म कर देना है। एंड अल्टीमेटली चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके नंद वंश को खत्म करके और मौर्य वंश की एस्टैब्लिश। सो दिस इज एक टाइप ऑफ जस्टिस, यहाँ यू कैन ऑल्सो रिलेट हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो यू नो हियर, अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट क्या कहता है? Concept of justice involve ensuring dignity to all human beings and provide them with equal opportunity to develop their talents and pursue their chosen goals. This is equal opportunity. हमारे यहाँ संविधान में है equality of opportunity, fundamental right. Equality before law and equal protection of law, Article 14. यही कहता है, यहीं से लिया गया है, इमैनुअल कांटियन फिलॉसफी। यू नो, जस्टिस इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग डिग्निटी। हर एक आदमी पृथ्वी पर जो भी मनुष्य है, काले हो, गोरे हो, गरीब हो, जंगली हो, उसकी मनुष्य है, इसीलिए उसकी डिग्निटी है। यदि आप एक डिग्निफाइड, अमर्त्य सेन यही कहा कि यदि आप में डिग्निटी नहीं है तो आप गरीब हो। गरीबी का उन्होंने ऐसे परिभाषा दिया है अमर्त्य, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, कि डिग्निफाइड लाइफ यदि हम नहीं लीड कर रहे हैं तो वी आर पुअर। सो ये कहा कि the justice refers to ensuring the dignity to all human beings and provide them equal opportunity. आज हम सैद्धांतिक रूप से तो हम कह देते हैं कि we provide equal, but practical थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इक्वल कंसिडरेशन होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में इमैनुअल कांट ने आधुनिक समय में, ही वाज द ग्रेट फिलोसफर, आधुनिक समय के मैं इसको सबसे ज्यादा विद्वान मानता हूँ, इमैनुअल कांट। तो कांट का कहना है, ये वैज्ञानिक थॉट दिया उन्होंने, हिज थॉट इज वेरी वेरी साइंटिफिक, ये फिलोसफिकल नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल या आइडियलिस्टिक नहीं है, इट इज रियलिटी इन इटसेल्फ। सो यू नो, कांटियन व्यूज ऑन जस्टिस। नाउ यू नो, सोशल equality and equal treatment to all. So social justice also involve equality. हमारे जो संविधान में है उसमें है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मीन्स
नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स इंश्योरिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, हर एक व्यक्ति को जॉब करने का, पैसे कमाने का अवसर मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति तक एक्सेस होनी चाहिए रिसोर्सेज लाइक दैट। एंड पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स इक्वल पॉलिटिकल राइट टू ऑल द पीपल। जैसे भारत में महिलाओं को अभी भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कम हुआ है, राइट तो मिले हैं बट उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम है। SC ST कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, और हमने राइट दिया है, बहुत सारा पॉलिटिकल राइट दिया है, एम्पावर किया है, चेंजेस हो रहे हैं, तो एक तरह से जस्टिस हो रहा है। तो संविधान में कहता है जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हियर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या है कि ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। एक थ्योरी है मैं कि ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। और हु आर इक्वल्स मीन्स यदि जैसे मान लो कि हैंडीकैप्ड है और हैंडीकैप्ड के लिए कुछ विशेष सुविधा सरकार ने दे दी है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन दे दिया क्योंकि वो थोड़ा सा वल्नरेबल है, गरीब है। अब इसको एक तो घर में 4 सदस्य हैं, उसमें सब नॉर्मल है लेकिन एक भाई हैंडीकैप्ड है या कोई विशेष फिजिकल प्रॉब्लम है, तो उनको गार्जियन द्वारा विशेष सुविधा दी है। तो एक ये हो गया कि क्योंकि आप इक्वल्स हो तो यू आर इक्वली ट्रीटेड, एंड चूंकि वो अनइक्वल है तो दे आर अनइक्वली ट्रीटेड। आर यू गेटिंग योर पॉइंट्स? यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर में है कि ऑब्जर्व कॉमन राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू इन मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिटीजनशिप, वोट एक्सेट्रा, हर एक चीजों में जो लोग को, जैसे हमारे यहाँ एक हिसाब से देखा जाए तो रिजर्वेशंस भी एक तरह से जस्टिस है, एक थ्योरी के हिसाब से इनजस्टिस है, लेकिन एक थ्योरी के हिसाब से ये जस्टिस है क्योंकि एक तो इस तरह का जस्टिस हुआ है जो मैं अभी एग्जाम्पल दिया। इन इंडियन डेमोक्रेसी द आर्टिकल्स ऑन फंडामेंटल राइट 14 provides equality before law and equal protection of law. It means कि every person is equal before the law and law will provide equal safety valve to all the peoples. हर एक लोग कानून हर एक लोगों की सुरक्षा करेगा, गरीब, अमीर, महिला, पुअर, सब, और लॉ के सामने में सब एक समान है। तो ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, एवरीबॉडी इक्वल है, तो ये भी एक तरह का जस्टिस हुआ। इरिस्पेक्टिव उसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या किसी बैकग्राउंड को लेकर के किसी भी लेवल पे कोई विशेष वेटेज नहीं दिया जाएगा किसी भी कम्युनिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली also refers to the fact that we should not discriminate people on grounds of their religion. जो हमारा आर्टिकल 15 का था कि हम जेंडर पे, रिलीजन पे, कास्ट पे, क्रीड पे हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। तो एक तरह का जस्टिस को दिखाता है, सोशल बैकग्राउंड के आधार पे किसी व्यक्ति के साथ कोई हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। ये प्रोपोर्शनेट जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। The concept of proportionate justice refers that justice should be done in terms of proportionate performance of the commitment by different actors. अब मान लो जैसे एग्जाम में सारे लड़के लिखते हैं, आप 8-10 लड़के पढ़ते हो, लेकिन जब मैं टेस्ट लूंगा सब लोग लिखोगे, लेक्चर सबको देता हो, नोट्स सबको बराबर है, लेकिन जिसने जो सबसे अच्छा लिखा उसको मैं 10 में से 6 नंबर दिए, जो उससे खराब लिखा उसको 5 नंबर दिए, किसी को 4 नंबर दिए, किसी को 2 नंबर दिए। अब ये 2 नंबर वाला जो है ये नहीं क्लेम कर सकता है कि उसको 6 नंबर क्यों दिए, मेरे को 2 नंबर, क्योंकि उसने लिखा, उस 6 नंबर के लायक उन्होंने आंसर लिखा, रेफरेंस दी, फैक्ट्स लिखा, इसीलिए उसको 6 नंबर मिला। तो प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब होता है कि हमारे सोसाइटी में जो व्यक्ति जितना परफॉर्मेंस करता है, जिस रैंक को जैसे है उसके उस अकॉर्डिंग उसको समाज में सोशल पावर, प्रेस्टीज और स्टेटस को देना। अब मान लो सब कहेगा कि हमको IAS बना दो, हम वो IAS बन गया, मैं क्यों नहीं बनूं? तो भाई चूंकि उसमें IAS के लिए क्वालिटी है, क्षमता है, उसने अपने आप को ऐसा डेवलप किया। एक हवाई जहाज चलाने वाला पायलट और एक ट्रक चलाने वाला, दोनों में अंतर होगा ना। उसको हवाई जहाज, डॉक्टर और नर्स, एक थ्योरी के हिसाब से ये जस्टिफाइड है, हालांकि दूसरा थ्योरी इसको क्रॉस करता है।
दूसरा थ्योरी कहता है कि नर्स को भी यदि अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो डॉक्टर बन सकता है, दे अपॉर्चुनिटी से डिप्राइवेशन हो गया उसको। सो सिंपली यू नो प्रोपोर्शनेट जस्टिस कॉन्सेप्ट रिफर्स दैट कि जो व्यक्ति जितना परफॉर्मेंस किया उस हिसाब से उसको रिजल्ट देना, वेटेज देना, सम्मान देना, जगह। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। यानी कि समाज में कोई प्रधानमंत्री है, कोई आईएएस है, कोई गरीब है, कोई मतलब जो जैसा, मतलब सब एक नहीं कर सकता है कि हमको सब आईएएस बना दो, नहीं। तो प्रोपोर्शनेट जस्टिस का कॉन्सेप्ट है कि जो मैं एग्जाम का एग्जाम्पल दिया हूँ, it is reasonable to ensure equal justice to all, but it is more reasonable to ensure proportionate justice to all. ये इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट जस्टिस। यदि मान लो कि काम अच्छे किया और व्यक्ति को आपने उस हिसाब से सम्मानित नहीं किया, उसको अच्छे पैकेज, सैलरी या चीजें नहीं मिली, स्टेटस नहीं मिली, तो फिर व्यक्ति का